नमस्कार, प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दीपक व्यास। अमायरा नाम तो आपको याद होगा, जयपुर के निर्जा मोदी स्कूल में पढ़ने वाली वो मासूम बच्ची जिसने 1 नवंबर 2025 को क्लास में कुछ छात्रों के बुलिंग करने से परेशान होकर चौथी मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी थी। अब उस प्रकरण में जयपुर के निर्जा मोदी स्कूल के बालिक सौरभ मोदी के खिलाफ केस चलेगा। स्कूल की प्रिंसिपल इंदु दुबे, टीचर पुनीता शर्मा और सफाई कर्मी रामू के खिलाफ भी केस चलाया जाएगा, क्योंकि जयपुर महानगर प्रथम की एसीजेएम कोर्ट ने मंगलवार को प्रसंज्ञान लेते हुए केस को आगे की सुनवाई के लिए बाल न्यायालय में भेज दिया है। इस सुनवाई के दौरान सभी आरोपी कोर्ट में पेश हुए, हालांकि उन्हें जमानत भी मिल गई। ऐसे में आज चर्चा का विषय यही है कि क्या अमायरा को न्याय मिलने की दिशा में इस कदम को माना जाए या फिर अमायरा के लिए लड़ी जा रही न्याय की लड़ाई में इसका कोई लाभ नहीं मिलने वाला। एक सवाल यह भी है कि यदि स्कूल मालिक से लेकर प्रिंसिपल, टीचर और सफाई कर्मी के खिलाफ केस चलता है तो क्या ये मामला एक नजीर के तौर पर भी देखा जाएगा और उन कोचिंग सेंटर्स पर भी कोई लगाम लग पाएगी जिनमें आए दिन पढ़ने वाले छात्र छात्राएं सुसाइड का कदम उठाते हैं। हम हमारी चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आपको सुनवाते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर एडवोकेट क्या कुछ कह रहे हैं। अमायरा के केस में जो सुनवाई हुई उसमें जो जानकारी मिली, दोनों पक्षों की सुनवाई करने के पश्चात माननीय न्यायालय ने सभी आरोपियों के खिलाफ, जो 4 आरोपी आरोप पत्र में बनाए गए थे, उनके खिलाफ प्रसंज्ञान लिया। प्रसंज्ञान लेने के बाद मामला चूंकि 75 जेजे एक्ट से संबंधित भी था, ऐसी स्थिति में क्षेत्राधिकार को दृष्टिगत रखते हुए माननीय न्यायालय ने 75 जेजे एक्ट के आरोप प्रमाणित प्रसंज्ञान की स्थिति में प्रमाणित मानने के आधार पर पत्रावली बाल न्यायालय को कमिट की गई और 31/7 संबंधित न्यायालय में पत्रावली प्रेषित करने की तारीख दी गई। अब जो आगे की सुनवाई होगी वो संबंधित बाल न्यायालय में ही सुनवाई होगी। और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ में कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ में स्टूडियो से अभिषेक जैन बिट्टू जी जुड़ चुके हैं, जो कि अभिभावक संघ से जुड़े हैं। हमारे साथ में भाग्यश्री सैनी जी जुड़ चुकी, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं। हमारे साथ में राजेंद्र त्यागी जी भी जुड़ चुके हैं, जो कि राजस्थान पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। अभिषेक जैन जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये जो आज जिस तरीके से सामने आया, कोर्ट ने प्रसंज्ञान लिया और बाल न्यायालय में पूरा मामला भेजने की बात कही है सुनवाई के लिए, क्या अमायरा के लिए जो लड़ाई लड़ी जा रही थी, आप लोगों ने भी लड़ाई लड़ी थी, तो ऐसे में क्या इंसाफ की दिशा में कदम माना जाए इसे? सर, इसमें 2 बातें हैं। एक तरफ तो इंसाफ की तरफ कदम भी माना जा रहा है, दूसरी तरफ इसमें कहीं ना कहीं कुछ संशय कहीं कोर्ट ने छोड़ दिए, जिसके ब्याज पर आज जो 4 आरोपी स्कूल संचालक की तरफ से थे, जिसमें सौरभ मोदी थे, प्रिंसिपल इंदु दुबे थे और ये क्लास टीचर पुनीता शर्मा थी और सफाई कर्मी रामू था, इनको 4 को जमानत दे दी गई। कहीं ना कहीं इस पर सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि जिस प्रकार की सुनवाई का प्रक्रिया जब ये कोर्ट के अंदर चली थी, उस प्रक्रिया के तहत लगातार सुनवाई के दौरान तो स्कूल की तरफ से जो अधिवक्ता वहाँ पर मौजूद होने चाहिए थे, वो कभी भी किसी भी सुनवाई के अंदर नजर नहीं आए। एकाएक जब कोर्ट ने मामला संज्ञान लिया और आदेश जारी करने की बात आई तो 26 तारीख की डेट निर्धारित की थी। कल एकाएक स्कूल की तरफ से जो वकील होते हैं वो पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद जिस प्रकार की कार्यप्रणाली वहां पे रहती है और एक तरफा फैसला, मैं ये कहूँगा कि जो जिस प्रकार से कोर्ट ने संज्ञान लिया है वो पूरा एक तरफा निर्णय लेते हुए, क्योंकि इसमें दूसरे पक्ष की जो मतलब पीड़ित पक्ष था उसकी किसी भी प्रकार की सुनवाई को संज्ञान में नहीं लिया गया और उसके आधार पर यह निर्णय लिया गया, जो पूरी तरह से गलत है। मैं मानता हूँ कोर्ट को कहीं ना कहीं जो स्कूल के दलीलें थी, उस दलील के बाद अभिभावक की तरफ से पक्ष सुनना चाहिए था। उसके बाद ही आगे का निर्णय लेते हुए पीड़ितों को, आरोपियों को जमानत देनी चाहिए थी। तो ये एक अच्छा, जो इनके पेरेंट्स की तरफ से जो प्रार्थना पत्र लगाया गया था उसको आधार नहीं माना और जो पुलिस ने चार्जशीट पेश की उसी को आधार मानते हुए बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम लगातार पीड़ित पक्ष लगातार मांग कर रहा था कि भाई जेजे एक्ट के तहत इनके पर कार्रवाई हो, तो वो तो एक तरह से माननीय न्यायालय ने उसके ऊपर संज्ञान तो लिया है, लेकिन आरोपी जो आत्महत्या के लिए उकसाने का जो आरोप था वो उस चीज को कोर्ट ने शामिल नहीं किया है। उसके बावजूद उनको जमानत दे दी गई है। ये अपने आप में बहुत बड़े सवाल खड़े करता है न्यायपालिका के ऊपर। ठीक है, राजेंद्र त्यागी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ सर, अमायरा केस में जो धारा 106, धारा 75 यानी जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 था, धारा 238, ये तमाम जो धाराएं लगाई गई है, इसको किस दिशा में देखा जाए? न्याय मिलेगा? नहीं, बिल्कुल न्याय तो मिल। अब सबसे बड़ी बात है, अब जैसा कि बता रहे, अभियोजन पक्ष के द्वारा किस तरीके से अपने गवाह बयान कराए जा रहे हैं, क्या क्या सबूत न्यायालय में पेश किए जाएंगे, वो सब ही के ऊपर न्यायालय द्वारा निर्णय लिया जाएगा। अब चूंकि बाल न्यायालय में
प्रसंज्ञान लिया गया। मतलब अगली जो ट्रायल है वो बाल न्यायालय में चलेगी। तो बाल न्यायालय में सबसे बड़ी बात है कि आप ये जो गवाह, जैसा कि हमारे पुलिस के जो गवाह होते हैं बाल न्यायालय में, जो कोर्ट है न्यायाधीश के बाल न्यायालय में, उनके साथ जो बैठने वाले गवाह रहेंगे या जो पेश गवाह होंगे, सारा सब कुछ उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, भाग्यश्री सैनी जी, आपका रिएक्शन सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं। आपका ये जो आया है पूरा मामला, जो कोर्ट ने प्रसंज्ञान लिया, बाल न्यायालय में भेजा है पूरे प्रकरण को, इसको आप किस तरीके से देखती हैं? और चूंकि जैसा मैंने शुरुआत में कहा था कि एक चर्चा इस बात को लेकर भी है कि यदि इस पूरे मामले को लेकर स्कूल के मालिक के खिलाफ केस चलता है या जो टीचर्स, प्रिंसिपल, सफाई कर्मी, इन लोगों के खिलाफ केस चलता है, तो क्या ये एक नजीर बन सकता है उन बच्चों के लिए? क्योंकि आप तो बच्चों के लिए बहुत लंबे वक्त से काम कर रही हैं, कोटा में, सीकर में, बहुत सारी ऐसे जो जिले हैं वहां पर बच्चों की सुसाइड के मामले लगातार सामने आए हैं। देखिए, एक बच्ची की जान गई है, लेकिन ये जो केस है, ये जो मुद्दा है, ये सिर्फ एक बच्ची का नहीं है, ऐसी हजारों बच्चियों का है। और ये कोई शिक्षण संस्थानों के खिलाफ नहीं है, बल्कि शिक्षण संस्थानों के द्वारा जो नेग्लिजेंस है उसके खिलाफ। और ऑब्वियसली इस केस में जो सीबीएसई की रिपोर्ट आई है या बाद में जो भी रिपोर्ट आई है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यही नहीं, बहुत सारे शिक्षण संस्थान, बहुत सारे नेग्लिजेंस मिले हैं। चाहे वो क्वालिफाइड टीचर्स नहीं थे, या एंटी बुलिंग लॉ नहीं थे, प्रोटोकॉल्स की वो नहीं थी, बालकोनी का जो वो था, या सीसीटीवी जो थे, वो सारी चीजें, वो बच्ची जो बार बार जा रही है उसको बहुत गंभीरता से नहीं लिया गया। तो डेफिनेटली सारी चीजों का नेग्लिजेंस है। और इन पे जो ये धाराएं लिखी हैं ये बनती भी है। जैसे जेजे एक्ट की जो धारा है, जो जेजे एक्ट है 2015, वो 75, तो उसमें बोला गया है कि कोई भी बच्चा, कोई भी ऐसा उसकी उपेक्षा की जाती है, ऐसा कोई व्यवहार किया जाता है कि उसको मानसिक या शारीरिक पीड़ा हो, तो ऑब्वियसली बनता है, उसके साथ किया गया है, उसको बार बार इग्नोर किया गया था। धारा 106 जो है उसमें ये है कि आपने लापरवाही बरती है, कोई भी ऐसी गैर जिम्मेदाराना हरकत की, तो ऑब्वियसली स्कूल प्रशासन ने किया। और जो 238 है जिसमें साक्ष्य मिटाया गया, तो उसमें सभी लोग थे, सफाई कर्मी है, प्रिंसिपल है, जो संस्था के हेड है, तो इन सभी के खिलाफ बनती है, डेफिनेटली होना चाहिए। क्योंकि अगर हम हर बार इनको छोड़ देंगे और ऐसे ही लीपा पोती करेंगे, तो वो जैसा आपने कहा कि एक नजीर, एक जो एग्जाम्पल है, वो हम कभी सेट नहीं कर पाएंगे। एंड इट्स एट हाई टाइम। हर बच्चा मायने रखता है, पेरेंट्स बहुत उम्मीदों से वहां पे भेजते हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि सिर्फ स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, पेरेंट्स की भी है, लेकिन यहाँ पे जब हमें पता है कि उस शिक्षण संस्थान में ये सारी कमियां थी, नेग्लिजेंस था, तो डेफिनेटली होना चाहिए, ताकि बाकी जो शिक्षण संस्थान है वो भी सुरक्षा प्रोटोकॉल्स हैं या एंटी बुलिंग जो लॉज हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, उनको फॉलो करें और ऐसे किसी भी बच्चे की जान स्कूल प्रशासन के नेग्लिजेंस के कारण ना जाए। ठीक है, राजेंद्र त्यागी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ सर, तकरीबन 8 महीने लग गए पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले में चार्जशीट पेश करने में, तो कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही भी रही क्या इस पूरे मामले को? 3 जांच अधिकारी आईओ बदल दिए गए। नहीं, देखिए, पुलिस की लापरवाही तो नहीं कह सकते। पुलिस को अनुसंधान में समय लगा। समय लगने का कारण ये होता है कि जो साक्ष्य है, जो एफएसएल की रिपोर्टिंग है, वहां से सारा जो रिपोर्ट्स आती हैं उसमें समय लगता है। और चार्जशीट में जब फुलफिल चार्जशीट ना पेश करें, क्योंकि तो सारा जो एक्ट है अपराध है, ये बेलेबल था, तो बेलेबल के बाद यदि मुलजिम को गिरफ्तार किया जाता तो जरूर चार्जशीट टाइम से पेश की जा सकती है 90 दिन में। इसमें जब गिरफ्तारी हुई नहीं, तो इनको जो पूरा जो चार्जशीट है वो बड़ा उससे भेजा गया है, मतलब पूर्ण करके पूर्ण चार्जशीट पेश। ठीक है, अभिषेक जी, आप कह रहे हैं कि आप लोग संतुष्ट नहीं है इस पूरी जो भी प्रसंज्ञान लिया गया है या बाल न्यायालय में मामला जाएगा उससे भी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि इसमें धाराएं तो काफी लगाई गई, धारा 106, धारा 238, धारा 75, ये सब चीजें लगाई गई है, तो केस तो चलेगा इसमें। सर, धाराएं लगाई गई है, लेकिन इन धाराओं के अंदर जिस प्रकार की जो कानूनी प्रक्रिया होती है, जिस प्रकार से न्यायालय की तरफ से संज्ञान लेना चाहिए, उसके आधार पर तो कार्रवाई हुई नहीं। कारण क्या है कि जिस प्रकार की घटना स्कूल परिसर के अंदर घटी, जिस प्रकार की बुलिंग स्कूल परिसर के अंदर घटी, जिस प्रकार से बच्ची को आत्महत्या के लिए उकसाया गया, इन सभी चीजों को देखते हुए जो आपने देखा होगा कि लगातार वीडियो, बच्ची के वीडियो जारी हुए, और वीडियो के अंदर स्पष्ट तौर पर देखा जाता है कि किस प्रकार से बच्ची के साथ प्रताड़ना की गई, उनको उसको प्रताड़ित किया गया, उसको इस कदर मजबूर किया कि वो बच्ची आत्महत्या करने के लिए रेडी हो गई। तो मतलब ये सारी घटनाएं अपने आप में साबित करती है कि किस प्रकार से स्कूल ने लापरवाही बरती, गैर जिम्मेदाराना व्यवहार उसने बरता,
और उसके बावजूद अगर उसको स्कूल संचालक के ना तो क्लास टीचर को गिरफ्तार किया गया, ना प्रिंसिपल को गिरफ्तार किया गया, ना ही संचालक को गिरफ्तार किया गया, ना सफाई कर्मचारी को गिरफ्तार किया गया, तो ये अपने आप में साबित करता है कि किस प्रकार की कानूनी प्रक्रिया चल रही है। इसी बात को लेकर के हम लगातार कोर्ट के अंदर दुहाई दे रहे थे, मांग कर रहे थे कि स्कूल प्रशासन के ऊपर कार्रवाई हो, पुलिस प्रशासन की जो चार्जशीट दाखिल हुई उसके अंदर भी हमने मांग की थी। तो नहीं, पुलिस की तरफ से जो चार्जशीट दाखिल की गई है उसमें इन बातों को उल्लेख तो किया गया है सर, कि लापरवाही हुई है, सबूत मिटाए गए हैं, तो सर फिर मैं ये कह रहा हूँ, जब पुलिस ने अपनी चार्जशीट में इन चीजों को दाखिल कर दिया है तो फिर इनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई आज तक? हमारा सवाल ये है, क्योंकि जे एक्ट के अंदर जे एक्ट 75 जो कहता है उसके अंदर 10 साल की सजा का प्रावधान है। यहाँ पर आपने एक दिन के लिए भी गिरफ्तार नहीं किया उसको। जमानत तूने आज कोर्ट ने दी है तो सर वो जमानत आज दी है ना। मैं तो ये कह रहा हूँ, घटना घटे 8 महीने हो गए, 8 महीने के अंदर कितनी गिरफ्तारी करी इसके अंदर? भाई जो जिम्मेदार थे, जो दोषी थे, भाई आपने दोषी तो मान लिया उनको, लेकिन उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया? सबसे बड़ा सवाल यही है। और आज बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ, ये जिस प्रकार का घटनाक्रम आज न्यायिक प्रक्रिया के अंदर चल रहा है, ये एक अपने आप में नजीर हो सकता है। क्योंकि शुरुआती दौर में जब इस तरह की घटना घटी थी उस समय काफी लोग कह रहे थे कि भाई इतना बड़ा स्कूल है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमने काफी बातें सुनी थी, हमने प्रोटेस्ट किया था, तब हमको भी लोग आके बोलते थे तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन आज अपना ये अपने आप में भी एक नजीर पेश हो रही कि कम से कम आज मामला न्यायालय के अंदर तो जा पहुंचा। आज आप यकीन नहीं मानेंगे, कम से कम इस सत्र के अंदर 1200 से अधिक बच्चों ने अपने स्कूल से नाम वापस ले लिए। ये अपने आप में बहुत बड़ी नजीर है कि भाई अभिभावक सचेत हुए, जागरूक हुए, तभी इसी के कारण आज स्कूल से 1200 से अधिक बच्चों ने अपना नामांकन वापस ले लिया। तो ये अपने आप में एक नजीर है कि कोई अगर स्कूल संचालक अगर किसी भी बच्चे के साथ बर्बरता बरतेगा या उसके साथ उसके सुरक्षा से छेड़छाड़ करेगा तो उसको परिणाम भुगतने पड़ेंगे। अगर सरकार या कानून ये कोई काम नहीं करेगा तो अभिभावक खुद अपने स्तर पर काम करेगा। हम केवल अमायरा के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे, क्योंकि तमाम बच्चों की लड़ाई है वो। तो भाई अमायरा अब हमारे बीच में बची ही नहीं है, अब वो वापस आ नहीं सकती। लेकिन हम कम से कम इस लड़ाई के माध्यम से अभिभावकों को जागरूक कर सकते हैं, उनके बच्चों के भविष्य के बारे में उनको जागरूक कर सकते हैं। तो हमारी लड़ाई इस दिशा की ओर जारी है। राजेंद्र त्यागी जी, लगातार सवाल देखिए जो पेरेंट्स है वो भी उठाते रहे, ठीक है। ये सवाल आज ही अभिषेक जैन बिट्टू जी जो अभिभावक संघ से आए हैं हमारे साथ में, ये भी सवाल उठा रहे हैं कि इतना लंबा वक्त कैसे लगे जब आप इन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। एक चीज और बताऊंगा सर, मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, आप यकीन नहीं मानेंगे, सीबीएसई बोर्ड ने स्कूल को दोषी मान लिया, मान्यता रद्द की थी, दोषी मान रही है। लेकिन हमारा राजस्थान सरकार क्या कर रहा है, शिक्षा विभाग क्या कर रहा है, आज तक जो उन्होंने जांच करी उसकी रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं हुई। ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि भाई क्यों उन्होंने रिपोर्ट जारी नहीं की, क्यों उन्होंने स्कूल के ऊपर एक्शन नहीं लिया, जबकि सीबीएसई बोर्ड ने 2 साल की मान्यता रद्द की है। लेकिन वो तो हाई कोर्ट से उनको राहत मिल गई ना, उसमें तो राहत मिली है, लेकिन सीबीएसई बोर्ड ने तो दोषी मानकर उसके ऊपर कार्रवाई की है। तो राजस्थान सरकार को वो चीजें क्यों नहीं दिख रही है, शिक्षा विभाग को वो चीजें क्यों नहीं दिख रही है? ठीक है राजेंद्र त्यागी जी, पुलिस की कार्यशैली को जिस तरीके से आप कह रहे हैं समय लगता है अनुसंधान में, लेकिन ये कह रहे हैं कि एक बार भी उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। नहीं, बिल्कुल, ये जो धाराएं हैं ये बेलेबल धाराएं हैं, इसलिए इनको गिरफ्तार नहीं किया गया। वो इसमें वो नहीं है कि धारा 151 के अंदर लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, वो भी बेलेबल है। नॉन कॉग्निटिव और इतनी बड़ी धाराओं में उनको गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं इसके अंदर जिसमें गिरफ्तार किया जाता। जी राजेंद्र जी, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ये नॉन कॉग्निटिव सारे जिसमें की गिरफ्तारी नहीं थी। मेन चीज है पुलिस को अनुसंधान करने में। अब रही बात, आपको ये कितना विरोध हुआ, कितना प्रदर्शन हुए, सब सही है, वो बिल्कुल आपने बताया। स्कूल की, जैसे मैम ने कहा कि हमारा उद्देश्य आगामी जो और स्कूलों में है उनकी व्यवस्था सही हो, बच्चों के प्रति मानसिक प्रताड़ना ना हो, कोई भी प्रताड़ना ना हो बच्चों को स्कूल में, इसलिए जरूरी है। मगर न्यायालय में जो चार्जशीट पेश की है, जिन धाराओं में चालान पेश किया गया है, मैं पुलिस के तरफ से बता रहा हूँ, उन धाराओं में जो अनुसंधान करने में समय लगा वो बिल्कुल टाइमली पूरी चार्जशीट पेश की गई है। चार्जशीट में भी आप देखिए एफएसएल रिपोर्ट भी आएगी, सब चीजें आने में टाइम लगा। फुल चार्जशीट पेश हुई है, कोई 173 में पेंडिंग नहीं रखा गया है, इसलिए जरूर टाइम लगा। ठीक है, मगर न्याय कोर्ट में मिलेगा, न्यायाधीश द्वारा इसमें न्याय किया जाएगा। ठीक है। भाग्यश्री सैनी जी, ये क्या
कानून की कमजोरी माना जाए, कानून की कमी माना जाए कि एक तरफ तो ठीक है उन लोगों को जमानत मिल जाती है, दूसरी तरफ जो परिजन है, जो अभिभावक है, वो कहते हैं कि उस तरीके से न्याय नहीं मिल पा रहा है, पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। देखिए, कानून की अपनी एक प्रक्रिया है, वो डिपेंड करता है कि जो जांच हुई है, जो रिपोर्ट प्रेजेंट हुई है, उसके बेसिस पे ही जस्टिस मिलेगा और इन पे कार्यवाही होगी। तो उसकी अपना एक प्रोसेस है, जो प्रोसेस फुलफिल हो रहा है। इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये है कि इफ वी वांट कि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है वो सुधरे और किसी भी बच्चे की जान इस कारण से ना जाए कि स्कूल में कोई नेग्लिजेंस था, तो मुझे लगता है कि इस केस से हमें ये एग्जाम्पल सेट करना चाहिए कि जो भी दोषी है उनके खिलाफ उपयुक्त कार्रवाई हो। और वो कहते हैं ना कि जस्टिस है वो टाइम पे मिले, क्योंकि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड वाली बात होती है। और हम सिर्फ अमायरा के पेरेंट्स की बात नहीं है, इस केस के माध्यम से जो लाखों हजारों पेरेंट्स हैं उनके बीच में हम लोग ये एग्जाम्पल बिल्कुल ना सेट करें कि हमारे यहाँ पे न्याय मिलना बहुत टफ है। हमें उनको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से जस्टिस देना होगा, ताकि कानून का जो शासन है, कानून के प्रति, हमारी संस्थाओं के प्रति लोगों का जो भरोसा है वो बना रहे। तो इम्पोर्टेंट इसमें ये है कि जो प्रक्रिया है वो बहुत पारदर्शी हो और जो दोषी है उनको बिल्कुल उनको सजा मिले और जो न्याय है वो परिवार को। ठीक है, आगे क्या रुख अपनाएंगे यदि जब बाल न्यायालय में पूरा मामला चलेगा, जमानत उन लोगों को मिल चुकी है, तो ऐसे में अब अभिभावक संघ क्या इस पूरे मामले में परिजनों के साथ मिलकर आगे की कोई कानूनी लड़ाई लड़ेगा? बिल्कुल, देखिए, संयुक्त अभिभावक संघ डे 1 से लगातार अभिभावकों के साथ लगातार संघर्ष करता रहा है। अभी तक जितने भी प्रोटेस्ट नीरजा मोदी स्कूल के ऊपर हुए हैं वो सारे के सारे संयुक्त अभिभावक संघ ने अपने बैनर तले की आयोजित किए हैं। इसके अलावा जो भी अभी तक जितनी भी जानकारी मीडिया तक भी अगर सामने आ रही है, वो भी संयुक्त अभिभावक संघ अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए वो काम करने का प्रयास कर रहा है। और आगे भी जो अभिभावक से लगातार हमारा संपर्क बना हुआ है, अभिभावकों के साथ संपर्क बनने के साथ साथ जिस प्रकार की कार्य प्रणाली चल रही है, चाहे वो न्यायालय के अंदर चल रही है, पुलिस प्रशासन के अंदर चल रही हो, जिस भी माध्यम से चल रही हो, उस सभी माध्यमों को हम अपनाए हुए हैं। और जो भी बैठ कर तय होगा कि भाई हमें न्यायालय में लड़ाई लड़नी है, क्योंकि न्यायालय में लड़ाई ऑलरेडी चल रही है, तो हम उसको पूरी सजगता के साथ लड़ रहे हैं। और जहाँ पे भी हमारी अभिभावक को जरूरत पड़ेगी, हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े। अगर हमें धरना प्रदर्शन भी करना पड़े या मजबूरन होकर अनशन भी करना पड़े, तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। ठीक है, मैं एक चीज़ और जानना चाह रहा हूँ आपसे अभिषेक जैन जी, कि जब पुलिस ने अपनी चार्जशीट में, मैंने पहले भी सवाल आपसे किया था, जब पुलिस ने अपनी चार्जशीट में लापरवाही, सबूत मिटाने और साथ में बच्चे के साथ क्रूरता के मामले को मानते हुए चार्जशीट पेश की है, तो इससे तो न्याय तो मिलेगा, ये तो माना जाएगा ना? सर, न्याय तो मिलेगा, वो तो हम भी इसी आशा के साथ कानूनी प्रक्रिया के तहत लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से जब पुलिस प्रशासन ने इन्हें दोषी माना है, उसके बावजूद भी अगर इनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है, बिना गिरफ्तारी वो तो बताया ना, वो त्यागी जी ने बताया ना कि सर, त्यागी जी ने तो बताया, मैं उनकी बात तो मानता हूं, लेकिन मुझे ये बताइए तो पुलिस बिना गिरफ्तारी के जमानत कैसे हो रही है? मैं तो यही समझ से बाहर है। अगर किसी की गिरफ्तारी होती तब जमानत होती तो समझ में भी आता। यहाँ पे इन्होंने गिरफ्तारी ही नहीं दिखाई अभी तक एक बार भी। बिना गिरफ्तारी के इनको जमानत मिल जाती है, तो ये अपने आप में सवाल खड़े करता है कि भाई कि आगे प्रक्रिया चल क्या रही है यहाँ पे। तो वो कह रहे हैं कि उसमें अनुसंधान में टाइम भी लगता है। अनुसंधान में सर 8 महीने तो टाइम लग चुका है, और कितना टाइम लगेगा? और जिस प्रकार की कानूनी प्रक्रिया चलेगी, वो तो आपको भी पता है कि कानूनी प्रक्रिया किसके तहत चलती है, किस कार्रवाई के तहत चलती है। अब लगातार तारीख पर तारीख बढ़ती जाएगी और आगे समय जितना डिले होता जाएगा उतना डिले होता जाएगा। क्योंकि आज जिस प्रकार से आप देखेंगे कि अभी तक जो सुनवाई चली, शुरुआती सुनवाई के अंदर तो स्कूल प्रशासन की तरफ से वकील उपस्थित नहीं हुए। जब लास्ट टाइम पे कोर्ट ने डिसीजन लेने का निर्णय लिया, उस समय एक दिन पूर्व आकर के वो कोर्ट में बहस करते हैं, तथ्य को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, और पेश करने के बाद अगले दिन उनको जमानत मिल जाती है। ठीक है। आपने सुना भाग्यश्री सैनी जी इन तमाम चीजों को लेकर कि कानून को लेकर लगातार सवाल ये लोग खड़ा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं देखिए पीड़ा भी हो सकती है इन लोगों की कि ठीक है, पहले गिरफ्तारी नहीं होती है, फिर अनुसंधान में बहुत ज्यादा समय लगता है, उसके बाद में जमानत मिल जाती है। ठीक है, तमाम चीजें कानून की पेचीदगियां मानी जा सकती है। देखिए, पहली चीज तो इसमें है कि ऑब्वियसली हम लोग एज अ पेरेंट और एज अ सोसाइटी ये भरोसा करते हैं कि कानून की जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल उसका एक प्रोसेस है जिसको फॉलो किया जा रहा है। उसमें समय लगता है कि पहले इन्वेस्टिगेशन होती है, रिपोर्ट प्रेजेंट होती है, उसके बाद में कानून वो करता है। लेकिन दूसरी तरफ हम लोग एज अ सोसाइटी ये भी देखते हैं कि जो इन्वेस्टिगेशंस होती हैं वो बहुत ट्रांसपेरेंट नहीं होती। तो ये जो अभिषेक जी ने बोला, इनका जो कहना है और इनका जो
अविश्वास की जो भावना है वो बिल्कुल कुछ लेवल तक, कुछ हद तक ठीक भी है। लेकिन मेरा ये मानना है कि हम लोग भरोसा कर सकते हैं कि अभी जो रिपोर्ट प्रेजेंट की गई है उसमें कानून बहुत बेहतर तरीके से जस्टिस करेगा, क्योंकि उन्होंने सबको दोषी माना है और सब पे वो मामला चलेगा। तो उसमें ऐसा नहीं होता है कि वो एक ही दिन में उन्होंने धारा लगाई है और उस धारा की वो सजा सुना देंगे। उस प्रोसेस को फॉलो किया जाएगा। हाँ, ये है कि ये केस अपने आप में सिर्फ एक केस नहीं, अपने आप में एग्जाम्पल है। तो बिल्कुल पूरी प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट हो। हम लोग ये एग्जाम्पल बिल्कुल ना सेट करें कि जैसा अभी एक व्यक्ति जो है उनको अविश्वास है, कल को पूरी सोसाइटी को अविश्वास हो, क्योंकि इसी एक एग्जाम्पल से हम ना जाने कितने हजारों जो निजी शिक्षण संस्थान है जहाँ पे प्रोटोकॉल्स फॉलो ही नहीं होते हैं, और ना जाने कितने बच्चे अपनी जान को छोटे छोटे प्रोटोकॉल्स को उनके कारण गवा देते। तो वो चीज बहुत हद तक ठीक हो जाएगी। तो एक बच्ची को यहाँ पे जस्टिस मिलेगा, लेकिन हजारों बच्चियों के लिए सही मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कानून बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से करे और जो पेरेंट्स है और जो परिवार है उनको भी प्रॉपर तरीके से सुना जाए। ठीक है राजेंद्र त्यागी जी, मैं आपके पास आखिरी टिप्पणी के लिए आना चाहता हूँ। धारा 106, धारा 238 और साथ में धारा 75 जो लगाई गई है, इनमें किस तरीके से आगे यदि इनके ऊपर तमाम चीज़ें वो हो जाती है तो कितना एक तरीके से कानून का डंडा इन लोगों पर पड़ सकता है जो आरोपी? देखिए, न्यायिक प्रक्रिया में जो भी आपको बता रहे हैं, ये सारी धाराओं में बिल्कुल सही धाराएं लगी हैं। आत्महत्या के लिए प्रेरित करना कोई उकसाना नहीं है, वो जिसके लिए पेरेंट कर रहे हैं। मगर ये जो धाराएं लगे 75, 106, 238, इन धाराओं में न्यायालय बिल्कुल स्वतंत्र रहेगा और वहां जो साक्ष्य पेश होगी उसके आधार पर ही मेन ये जो अभी सबसे बड़ी जो चल रही है, यदि साक्ष्य सही तरीके से पेश हुए, अभियोजन ने साक्ष्य सही पेश किया, तो न्यायालय को न्याय में दंड देने में कतई वो नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल सजा हो सकती है और सजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण गवाही है जी, इसमें कोई शक नहीं। ये जो साक्ष्य है यदि इन धाराओं में मिले तो ये कई बार ऐसा होता है, सारी धाराएं लगा दी जाती, स्कूल की तरफ तो सारे उनमें गवाह मौजूद प्रसंज्ञान हैं, भी हो जाता है, अभिभावकों के बाद तो कोई गवाही नहीं है वहाँ पे। गवाह के आधार पर ये सारी धाराएं हट जाती है। हमारी ये जो धाराएं लगाई है पुलिस द्वारा बिल्कुल सही लगाई है। इन धाराओं में सजा निश्चित होगी। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया राजेंद्र त्यागी जी, भाग्यश्री सैनी जी और अभिषेक जैन बिट्टू जी इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो कुल मिलाकर देखिए, हर किसी का अपना अलग मत है। किसी को लगता है कि धाराएं जो पुलिस की तरफ से लगाई गई हैं वो बिल्कुल सही लगाई गई हैं, जबकि कुछ लोगों को, जैसे अभिभावक संघ से हमारे साथ जो लोग जुड़े थे, उन लोगों को ये लगता है कि आखिर इतना लंबा वक्त बीत गया, चार्जशीट दाखिल करने में 8 महीने के करीब का वक्त बीत गया, तो ऐसे में आखिर जो आरोपी बनाए गए हैं उनकी गिरफ्तारी एक बार भी आखिर क्यों नहीं हुई? क्या ये कानून की पेचीदगियों में चीज़ें उलझ रही हैं? ये तमाम सवाल हैं, लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि अमायरा उस मासूम बच्ची को न्याय ज़रूर मिलेगा। फिलहाल प्राइम डिबेट में इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।